एवरीवन, दिस इज एक्रिया वीडियोस। और आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का चैप्टर 1 ऑफ स्पेक्ट्रम। इसमें हम देखेंगे सोर्सेस, अप्रोचेस, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्या क्या सोर्सेस रहे थे और क्या क्या मेजर इसमें अप्रोचेस रही थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेस। इसमें हमारे पास आर्काइव्स होती हैं जो कि सोर्सेस का इम्पोर्टेंट हमें वेन्यू ऑफर करती हैं। बात करते हैं हमारे टाइम ड्यूरेशन की, तो 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में ये टाइम था जो कि काफी इम्पोर्टेंट था, जिसने हमें काफी ज्यादा सोर्सेज ऑफर किए हैं। ये सोर्सेज अलग अलग फॉर्म में थे, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में जो कि कुछ ऑफिशियल थे, पेपर्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट एजेंसीज की फॉर्म में, अलग अलग सोर्सेज। ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी सोर्सेज थे जहां से हमें रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए हैं। ब्रिटिश क्राउन की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें बहुत ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं। और बाकी और यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जैसे कि डच थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे, इन सब के भी सोर्सेस को कंसिडर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसमें कुछ कुछ और सोर्सेज भी हैं जो कि ओरल एविडेंसेस हैं, जैसे क्रिएटिव लिटरेचर है, पेंटिंग्स हैं। ये सब भी एक फॉर्म बनती हैं। साथ ही साथ बायोग्राफीज, मेमोयर्स, ट्रैवल अकाउंट्स, अलग अलग ट्रैवलर्स के, ये भी हमें एक ग्लिम्स देते हैं उनके टाइम पीरियड का अच्छे लेवल के उस पे। अब आर्काइव मटेरियल फोर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को कंसिडर करता है। इनिशियली हमारा चार इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स, इंटरमीडिएटरीज के रिकॉर्ड्स या फिर सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के रिकॉर्ड्स, और चौथा है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स की बात करते हैं तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अलग अलग रिकॉर्ड ग्रुप्स में प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट नाम आता है जेम्स रेनल का। ये कई बार क्वेश्चन भी बनता है एमसीक्यू के उसमें, कि हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि 1767 में अपॉइंट किए गए थे, जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया शुरू किया था साइंटिफिकली, एक मैपिंग करना शुरू किया था अननोन रीजन्स का, अननोन एरियाज का। वो सब रिकॉर्ड्स भी इसमें अवेलेबल हो करवाते। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स में मेन दो चीजें याद करने की यही हैं। उसके अलावा बात करते हैं अलग डोमेन्स की, तो पब्लिक है, जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा है, सोशल, रिलीजियस, अलग अलग पॉलिसीज पे किसी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो उस टाइम पे प्रोमिनेंट थी, उन सब का डेटा इसमें हमें मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स भी सेंट्रल आर्काइव में अवेलेबल हैं। बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स की। इसमें भी क्लासिफिकेशन है। एक जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी उनके रिकॉर्ड्स हैं। दूसरा जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इनकॉर्पोरेट हुए थे यूनियन में 1947 के बाद, उनके रिकॉर्ड्स हैं। फिर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर्स के और उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस के रिकॉर्ड्स हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स के अलावा हमारे पास, जैसे कि बात करें लाहौर की किंगडम की, तो वहां पे खालसा दरबार काफी पॉपुलरली जाना जाता था, तो उनके रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम बात करें ये पूना के एरिया की, तो यहाँ पे पेशवा दफ्तर जो कि पूना में सिचुएटेड था, एलिनेशन ऑफिस में ये हाउस्ड है, वहां के हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे पास, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी के आर्काइव स्टेट हाउसेस में सिक्योर्ड है, जो कि बीकानेर में है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोगरा रूलर्स की हिस्ट्री को हम स्टडी करना चाहें तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के आर्काइव में लोकेटेड है। और अगर और डिटेल में एक और जगह को समझे तो मध्य प्रदेश का, जैसे ग्वालियर है, इंदौर, भोपाल है, रेवा है, ये सब जगहें हैं। ट्रावनकोर और कोचीन का केरला में, मैसूर का कर्नाटका में, और कोल्हापुर का महाराष्ट्र में। ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव की लोकेशंस हैं। तीसरा बात करते हैं आर्काइव्स ऑफ थ्री प्रेसिडेंसीज। देखो, तीन प्रेसिडेंसीज कौन सी थी ये, एक थी बंगाल, एक थी मद्रास और एक थी बॉम्बे। ये तीनों ही हैं और तीनों का ही नाम इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम्स जहाँ पे नाम आ जाता है तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से एसोसिएटेड होता है। मद्रास रिकॉर्ड्स के, मद्रास प्रेसिडेंसी में उसके उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और अगर बात होती है जहाँ पे
बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। तो ये हाउस्ड है महाराष्ट्र में, जो कि ऑफिस में है। यहाँ पे भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अगला आता है बाकी यूरोपियन पावर्स, जैसे कि गोवा से पोर्चुगीज का रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाता है। अगर हम बात करें डच रिकॉर्ड्स की, तो कोचीन और मालाबार जैसी जगहों से हमें उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। फ्रेंच आर्काइव्स हैं चंदरनगौर में और पुडुचेरी में। ऐसे ही डैनिश पोजेशंस जिनको ट्रांसफर किया गया था कोपेनहेगन को, जो कि जब क्या हुआ था, जब डच ने सेल किया था सेरामपुर, दो जगह है ये, तो ट्रंकबार और सेरामपुर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद रिमेनिंग रिकॉर्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि मद्रास रिकॉर्ड हाउस में स्टोर्ड है। बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स की, इसका स्टोर मद्रास में ही है। तो मोस्टली सारे रिकॉर्ड्स जो भी कोर्ट से सिचुएटेड हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, मेयर कोर्ट के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के, और उन सभी के रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे जुडिशियल रिकॉर्ड्स में सिक्योर्ड है। बात करें पब्लिश आर्काइव्स की, तो ये वो जर्नल्स या पब्लिकेशंस होते हैं जो कि पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, जो कि एक्सर्प्ट से किसी भी रिकॉर्ड के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरग्राउंड जब वो थे तब के ये रिकॉर्ड्स हैं, जो कि पब्लिश हुए थे। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं। प्राइवेट आर्काइव भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की अगर हम बात करें, या लाइब्रेरी जो कि न्यू दिल्ली में है उसकी बात करें, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बायोग्राफीज, मेमोयर्स और ट्रैवल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, तो मेजरली इसमें कुछ लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिशप्स का हेबर्स जनरल, एबे मेबॉयस का हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में इंडिया की। कुछ फेमस अगर ट्रैवलर्स की बात करें, ब्रिटिश ट्रैवलर्स की, तो जॉर्ज फॉस्टर है हमारे पास, बेंजामिन हाइन है, जेम्स बर्न है, इस तरीके से जॉन बटलर हैं, विक्टर हैं, काफी सारे हमारे पास यहाँ पे नाम हैं, बेरॉन चार्ल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ कुछ नाम इसमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की। इसमें 19th और 20th सेंचुरी में इवन इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में काफी सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है नाम, विलियम बोल्ट्स का। 1776 में इन्होंने नाम कमाया था, बीइंग सेंसर्ड बाय द कोर्ट। जो भी डायरेक्टर्स की कोर्ट थी, प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए इन्होंने रिजाइन किया था कंपनी से। उसके बाद इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर। तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। उसके बाद आते हैं हमारे जेम्स हिकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर इंडिया में एडिट किया था, उसका नाम था बंगाल गैजेट। ठीक है, या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, इनकी जो प्रेस थी इसको सीज कर लिया गया था, कुछ इश्यूज आए थे। उसके बाद काफी और भी पब्लिकेशंस आए, जैसे कि कैलकाटा गैजेट था, मैड्रास कुरियर था, बॉम्बे हेराल्ड है। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स बहुत ज्यादा इसमें आए। उसमें से जैसे मेन इंपॉर्टेंट वंस जो कि सेकेंड हाफ में आए 19th सेंचुरी के, उसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम जो हैं वो हैं, एक है जीवी सुब्रमण्यम अय्यर। इनकी तरफ से जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन आई थी वो आई थी 1885 के बाद से, जैसे कि जिसमें था हिंदू और स्वदेश मित्रन। ठीक है, इनका एडिटर कौन था? ये अय्यर जी थे। उसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी का था केसरी एंड मराठा। एंड देन आते हैं एस एन बैनर्जी जी, उनका था बंगाली। एंड देन आते हैं शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष, इनका था अमृत बाजार पत्रिका। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं, और अगर आपको अकाउंट शेयर करना पड़े, ट्रैवल अकाउंट, पुराने सोर्सेस का अकाउंट, तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे आता है सुधारक, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। एन सेन के द्वारा लिखा गया मिरर, इंडियन मिरर। फिर आते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। जीपी वर्मा जी का आया हिंदुस्तान एंड एडवोकेट। और अब आए जो अलग अलग एरियाज के प्रकाशंस थे, जैसे कि पंजाब का था, पंजाब की तरफ से हमारे पास था ट्रिब्यून और अकबर ए आम। उसके बाद आता है इंदु प्रकाशन, प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक एंड कल या गुजराती, ये सब बॉम्बे के थे। फिर आता है सोम प्रकाश, फिर आता है संदरानी, ये सब था बंगाल का। तो ये एरिया स्पेसिफिक हो गए। अब आया कुछ कुछ लोगों के स्पेसिफिक, जैसे कि अलग जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स बाहर लोग जो अब्रॉड में रहते थे उन्होंने भी पब्लिश किए। जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, ये था मैडम, सॉरी, श्यामजी जी का, जो कि लंदन में था। वंदे मातरम था पेरिस में, मैडम कामा जी का।
तलवार था बर्लिन से, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का। फिर आते हैं गदर। गदर वेरी इंपॉर्टेंट, लाला हरदयाल जी, बहुत ही फेमस नाम है, सैन फ्रांसिस्को से ये स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं। बात करें ओरल एविडेंसेस के, ये तो एक पर्सनल रेमिनिसेंस या नॉन रिटन सोर्सेस की हम जब बात करेंगे तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने आनंद मठ जैसा इतना इंपॉर्टेंट नॉवल लिखा था 1882 में। इसका ईयर थोड़ा सा एक याद करने लायक है, तो 1882 से आप याद कर सकते हैं। इन्होंने लिरिक्स थे वंदे मातरम के, सन्यासी रिवॉल्ट को डिपिक्ट किया था। ये भी कई बार आता है कि आनंद मठ में किस चीज का डिपिक्शन है, सन्यासी रिवॉल्ट का डिपिक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एमसीक्यू में आता है, यूपीएससी में भी कई बार से यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। उनका जो लास्ट नॉवल था उसका नाम था राजसिम्हा, उसको बोला जाता है ग्रैंड फिनाले उनके रिमार्केबल करियर का। फिर आए देसाई जी, इच्छाराम सूर्यराम देसाई जी, ये भी काफी अच्छे स्कॉलर थे। इनका पहला नॉवल था हिंद एंड ब्रिटानिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉवल है। तमिल राइटर्स भी थे जैसे कि गिरिजा देवी हैं, ठीक है, रामातीर्था हैं, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस लिखे हैं, जैसे कि महाराजनी है या मोसावलाई है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। जीवी कृष्णा राव, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देन वायको मोहम्मद बशीर का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर आते हैं आपके तालाबी शिवा, ठीक है, टोटी उडे मक्कन, ये थे। सन ऑफ स्कैवेंजर इनका रिटर्न अकाउंट है, मलयालम में लिखा था। चेमिन है। इस तरीके से आप कुछ कुछ नामों को क्रिएटिव राइटिंग्स में लिख सकते हैं। अब आई पेंटिंग की बात, तो इसमें पेंटिंग में कंपनी पेंटिंग्स जिसको बोला जाता था पटना कलम, ये इमर्ज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की पैट्रोनेज में। तो इसे आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में लिखने के लिए। फिर हम आते हैं कुछ और ब्रिटिश हीरोज थे जिन्होंने इंग्लिश को एक अलग फॉर्म में वो किया, डिनोट किया, डिपिक्ट किया। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो कि पेंट हुआ था थॉमस जोन्स बेकर बारकर के द्वारा, ठीक है। फिर मेमोरियम है। इस तरीके से कुछ आर्टिस्ट जैसे नंदलाल बोस हैं, राजा रवि वर्मा, वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है, इनके भी नाम है इसमें। फिर अलग अलग बंगाल अलग अलग स्कूल्स आए, राइज हुए, जैसे कि बंगाल स्कूल में इसके थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के। ईवी हैवल, उन्होंने भी कैलकाटा आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। देन आनंदा केंटिश, इस तरीके से कुछ नाम आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आई बात मेजर अप्रोचेस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अलग अलग अप्रोचेस में देखो, मेजरली जो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखनी है, वो है चार अप्रोचेस। उसमें आती है पहली कॉलोनियल, जिसे इंपीरियलिस्ट अप्रोच कहते हैं। अच्छा, अप्रोच से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, अप्रोच से मतलब है कि किसने हिस्ट्री को किस तरीके से समझा, किसके लिए हिस्ट्री क्या थी। एक कॉलोनियल अप्रोच आती है, इसमें हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव कुछ और था। नेशनलिस्ट अप्रोच आती है, फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच आती है, फिर सब ऑल्टर्न अप्रोच आती है। ये मेन चार अप्रोचेस हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग कुछ और अप्रोचेस भी थी, जिसमें कम्युनलिस्ट अप्रोच थी, कैम्ब्रिज अप्रोच थी, न्यू लिबरल अप्रोच थी, फेमिनिस्ट अप्रोच थी। ये भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। तो पहले हम देखते हैं कॉलोनियल अप्रोच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे बड़ी पोजीशन है, सबसे ऊपर है ये। कॉलोनियल अप्रोच से हम समझते हैं दो मतलब, एक वो कि जो कॉलोनियल कंट्रीज जो भी रूल की जाती थी कॉलोनियल्स के द्वारा, ठीक है, इसमें जो काम था ये कॉलोनियल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। एक जगह के आइडियाज दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जाते थे, उनको वहां पे इन्फ्लुएंस किया जाता था। सेकंड सेंस कहता है कि काफी सारे हिस्टोरियंस टुडे इसको लिखते हैं, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के बारे में लिखा जाता है। इन प्रैक्टिस इसमें क्या है कि साइमल्टेनियसली काफी ज्यादा प्रेज इसमें होता है वेस्टर्न कल्चर का, ग्लोरिफिकेशन होता है किसी इंडिविजुअल का, कॉलोनियल एम्पायर का। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको फ्लेवर मिल जाएगा जेम्स मिल या फिर एल्फिनस्टोन की राइटिंग्स में, ठीक है, वो यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, ओपिनियन जो कि ब्रिटिश का था उसको एंटायरली यूनिटी के साथ लाया गया इंडिया में। नोशन सोशल डार्विनिज्म का, मतलब कि इंग्लिश कंसिडर्ड सुपीरियर अपने आप को जो भी नेटिव्स थे उनसे। इंडिया का व्यू था, इंडिया को ऐसा देखा जाता था कि वो एक स्टैग्नेंट सोसाइटी है जिसको गाइडेंस की जरूरत है ब्रिटिश के द्वारा या फिर व्हाइट मैन के द्वारा। स्टैब्लिश करना पैक्स ब्रिटानिका, ताकि लॉ और पीस ऑर्डर हम यहाँ पे इंडिया की सोसाइटी में ला सकें। ये इसके मेजर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अच्छा, ये जो है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिछले पेज का थोड़ा सा आप के रेफरेंस के लिए मैडम कामा
जी ने क्या लिखा था, कौन कहाँ-कहाँ से था, उसका थोड़ा-सा इसमें रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनलिस्ट फीलिंग को यूनिफाई करने में, ग्रोथ को बढ़ाने में, रिलीजियस, कास्ट, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को कम करने में। इसमें बहुत बड़े-बड़े नेशनलिस्ट हैं हमारे, उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नाम है, जैसे दादा भाई नौरोजी जी हैं, एमजी रनाल्डे हैं, जीवी जोशी जी हैं, आरसी दत्त हैं, ठीक है, गोखले जी हैं, तिलांग जी हैं, वाचा जी हैं, ये ओनली अकाउंट नेशनल मूवमेंट का जो कि रिटन था, जैसे कि इनके द्वारा एसी मजूमदार बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नेहरू जी, पट्टाभी सीतारामैया, इन सब के नाम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हैं। तीसरी आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट नाम है, इंडिया टुडे बाय रजनी पालमे एंड ए आर देसाई, फाइव फेजेस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अनलाइक जो भी इंपीरियलिस्ट या कॉलोनियल अप्रोच थी, मार्क्सिस्ट में बहुत ही क्लियर आइडियोलॉजी थी, वो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन देखते थे इंटरेस्ट के बीच में, कॉलोनियल मास्टर्स और उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनके बीच में। यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है पाल में, रजनी पाल के द्वारा यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर में एक नाम आते हैं सुमित सरकार, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका नाम इसमें नहीं जुड़ता है, जो दत्त का पैराडाइम था उसको, ये क्रिटिक थे उसके, काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे आरपी दत्त के पैराडाइम के, इनका नाम था सुमित सरकार। अगला आता है आपका सब ऑल्टर्न अप्रोच हिस्ट्री, इसमें आता है एलाइट और इंडियन जो पीपल हैं, इंडिया और जो फॉरेनर्स हैं, उनके बीच का अप्रोच। इसमें इस स्कूल में अंडर जो लीडरशिप थी इसमें, वो थी गुहा जी की, जो कि क्रिटिक थे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग हिस्टोग्राफी के रिस्पेक्ट के। इसमें बेसिक जो कॉन्ट्रडिक्शन रहा है इंडियन सोसाइटी में, वो कॉलोनियल अप्रोच जो कि बिटवीन एलाइट और जो इंडियन जो फॉरेन पीपल हैं उनके बीच में रहा है। जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, जो कि इलाइट जो ग्रुप था वो ऑफिशियल लीडरशिप के द्वारा डिनोट किया जाता था, जो कि सुपीरियर समझते थे, सुपीरियर होते थे, और डिफरेंस होता था क्रिएट बिटवीन द कॉलोनियलिज्म एंड द इंडियन पीपल। अगला आता है कम्युनलिस्ट अप्रोच, इसमें सिंपल बात है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम की अलग अलग आइडियोलॉजी है, ये एक थॉट लेके ये आइडियोलॉजी आई थी कि परमानेंटली हम लोग हॉस्टाइल्स हैं, हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को इसमें काफी ज्यादा ग्रिल किया गया था। कैम्ब्रिज स्कूल की अगर हम बात करें, तो इस स्कूल के हिसाब से जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन था कॉलोनियल रूल में, ये इंपीरियलिज्म और इंडियन लोगों में नहीं, बल्कि ये कहता है कि इंडियन में आपस में ही नहीं बनती थी, उनमें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन था, तो ये उस थ्योरी को फेवर करता है। फिर आती है लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशंस, इसमें जो मार्केट की अवेलेबिलिटी है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, उस पे फोकस किया जाता था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की जाती थी, मार्केट के बारे में बात की जाती थी, और उन सब चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। फेमिनिस्ट की बात करें, इसमें वुमेन की वल्नरेबिलिटी शो की जाती थी, डिनायल ऑफ ओनरशिप की बात की जाती थी। इनकी हिस्ट्री काफी बड़ी होने लगी, नाम काफी प्रोमिनेंट होने लगे और काफी नोन होने लगे, ये है इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसका। समरी की बात करें, तो इसमें हमने कुछ-कुछ चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर हमने देखा थोड़ा बहुत हमने इसमें रिकॉर्ड पढ़ा आर्काइव्स का, फॉरेन रिपॉजिटरीज जो भी थे, रिकॉर्ड्स कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल हैं वो देखे, बायोग्राफीज और मेमोयर्स अकाउंट के बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन किया, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा, अलग-अलग अप्रोचेस जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की है वो हमने इसमें थोड़ा-सा देखने की कोशिश करी। आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आया हो। अगर आपको इस तरीके की आगे लेक्चर सीरीज चाहिए, तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस तरीके से मैं उस लेक्चर को आगे डेवलप कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज।